गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन से पहले हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स आते हैं, उनको समझना जरूरी है। उसके बगैर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है एडिशन कंपाउंड की। मतलब क्या है एडिशन? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। एडिशन मतलब ऐड करते हैं अपन, ठीक है ना। इट मींस अगर एक एलिमेंट है और उसके साथ दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ ये क्या है, मान लीजिए यहाँ 2 है और 2 को एक और के साथ ऐड किया तो 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि whenever 2 or more, when 2 or more than 2 simple stable compound are crystallized to get together at a fixed ratio। मतलब क्या है, दो सिंपल स्टेबल कंपाउंड हो गए और उनको एक फिक्स रेशियो के साथ बांधना है, जोड़ना है, ठीक है। फिक्स रेशियो देन रिजल्ट, मतलब उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो न्यू स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोइकियोमेट्रिक कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाता हूं तो मेरे पास मान लीजिए ये कोई क्यूब है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई क्यूब है। इसकी स्टोइकियोमेट्री कैसे कह सकता हूं? इसकी हाइट, ये इसकी विड्थ और ये मतलब ये साइड ये सब क्या हो? फिक्स हो, मेजरमेंट के कैपेबल हो या मेजरमेंट में से बैठते हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब कहने का ये है कि ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सही बैठता हो, तब हम उसे स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कह सकते हैं। ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। व्हेनेवर 2 or more stable simple compound crystallize together in a fixed ratio, मतलब फिक्स रेशियो के अंदर वो क्रिस्टलाइज करेंगे और क्या होगा, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल होगा। स्टोइकियोमेट्रिक मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट में वो जो क्रिस्टल है वो फिक्स बैठता हो, हम उसे स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कह सकते हैं। फिर हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा उसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड हम कह सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। इसके अलावा मैंने एक डेफिनेशन और बनाई है। देखिए छोटी डेफिनेशन आपके लिए बताई है। ए कंपाउंड इन विच मेटल आयंस बिकम अ फ्री इन सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड है उसके मेटल आयंस, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी दिया है, मैं आपको बताऊंगा कि मेटल आयन फ्री हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ ये मेरे पास पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है और वाटर है। इन तीनों को मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। देखिए जैसा मैंने बोला कि whenever 2 or more then simple stable compound, देखिए ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, तो ये और ये भी स्टेबल है। इन तीनों को मिक्स किया, जैसा आगे चलते हैं देखिए, सिंपल स्टेबल कंपाउंड आर क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर। इन तीनों को मिला करके मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है। और इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या करेगा? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। तब हम इसे क्या कह सकते हैं? एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं। और अगर ये आयंस, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई टुकड़ा है और अगर मैंने इसको पानी में डाला तो ये क्या करे? ये K प्लस SO4 माइनस 2 और एयर 3 प्लस, इनमें टूट जाए तो ये क्या हो गया? आयन बन गए। पानी में डालने के बाद में आयन बन जाएंगे, तब भी हम इसे क्या कह सकते हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक तो फिटकरी का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल आपको दिया है।
तो ये दो एग्जांपल है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अभी मैंने आपको एडिशन कंपाउंड बताया, तो अब हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड के टाइप के बारे में। तो एडिशन कंपाउंड बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। देखिए यहाँ डबल सॉल्ट की डेफिनेशन की है, द कंपाउंड आर स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट but are broken down into individual constituent ions when constituent ions when dissolved in water. For example, H2S is for solution of a more salt. देखिए हमारे पास क्या है, FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस 6H2। इसको अगर हम पानी में डिसोल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे आयन है वो Fe2 प्लस NH4 प्लस SO4 माइनस, ठीक है, SO4 माइनस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स है, उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्या, देखिए, द कंपाउंड इन विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, ऐसा कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता हो, ठीक है, और इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज द डिसॉल्व स्टेट। मतलब क्या करें, चाहे तो सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो या एक्वेशियस सॉल्यूशन में हो, वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, छोड़ता नहीं है। They do not show the properties of constituent ion separately. वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब कांस्टेंट आयन की प्रॉपर्टी अलग से दिखाता नहीं है। तो देखिए आपको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ, देखिए हमारे पास एग्जांपल ये रहा, ठीक है, ये है एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनेट का है, साइनोफेरेट का है, ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल। इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये K4 प्लस आयन और FeCl6 होल पावर -4, मतलब ये जो है वो दो ही आयन में टूटेगा। पीछे वाला आप देख रहे हो तो यहाँ देखो, इसमें देखिए अगर हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या करें, देखिए एक इसमें टूटा, एक इसमें टूटा, एक इसमें टूटा, यानी तीन आयन बने यहाँ, फेरस का, अमोनिया का, सॉरी अमोनियम का और सल्फेट का। लेकिन अगर जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट है, मतलब जो हमारा एग्जांपल है उसमें ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर की एंटाइटी जो भी, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कहते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं टूटेगा, इसको स्पेशल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और हीट देनी पड़ेगी, जो भी है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये टूटेगा नहीं। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो, ये जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ दो टुकड़ों में ही टूटेगा, एक तो K प्लस और FeCl ठीक है। अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद में उसके टाइप बताए हैं, टाइप के बाद में मैंने दो एग्जांपल भी दी है कि आप कैसे इन दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको आसानी होगी कि मतलब डबल सॉल्ट होता है, उसमें जितने भी आयन्स होते हैं वो अलग अलग टूट जाते हैं जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं पानी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी आपके पास जितने भी आयन होंगे वो सारे उसमें नहीं टूटेंगे। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ये नहीं टूटती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसको अलग से एक्स्ट्रा कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, उसके बाद में एंटाइटी टूटेगी। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास K प्लस और FeCl- इस आयन में ये टूटेगा, ठीक है। एडिशन कंपाउंड के बारे में बताया।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है छोटे, मैं आपको बता दूं क्या है। पहला क्वेश्चन आया है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कोई मतलब दो डिफरेंट मतलब क्या कह सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा एरो से डिनोट किया जाता है, क्या ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास एक मतलब एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और वो क्या करेगा, BF3 को डोनेट करेगा। तो ये BF3 है, अगर मैंने ये एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर्स डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक जन और एक रिसीव करेगा। ये डोनर है, ये रिसीवर है। अब आगे जब आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि इसको हम लिगेंड नाम देते हैं। जो डोनर एटम होता है यानी एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, जिसके पास वो अगर डोनेट करता है तो हम उसे लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करते हैं हम उसको नाम देते हैं, इसका सेंट्रल मैटर एटम का नाम देता है। तो हम ये आगे चीजें पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ये जानना जरूरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ से देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन ए सेंट्रल मैटर एटम और आयन surrounded by the number of oppositely charged ion और neutral molecules। मतलब हो सकता है कि सेंट्रल मैटर एटम है वो पॉजिटिव है तो उसके अपोजिटली नेगेटिव आयंस उसके साथ अटैच होंगे, अटैच होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। These ions or molecules are bonded with the central matter atom by the coordination bond. Coordinate bond is known as the coordination compound. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि एग्जांपल क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे अगर मैं मान लो ऐसे बोलूं FeCN6, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है। इसमें अगर हम इसका देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए कि अगर पूरा ये जो ये कंपाउंड है वो ये है K4FeCN6, ये हमारे पास है। इससे हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पता चलेगा। कैसे, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा Fe का, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, अगर बात करते हैं ये पॉजिटिव है, तो मान लीजिए कि हमारे पास K4 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं 4 के ऊपर प्लस यहाँ 4 लगा दिया तो 4 आ गया। और अगर मैं ये बोलूं कि FeCN6 इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो यहाँ 4 है वो K है और प्लस के, इसका मतलब है इसके ऊपर माइनस का 4 है। अगर हम बात करते हैं अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, यानी हमें पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमें ये पता है कि CN है वो एक नेगेटिव चार्ज अटेन करता है, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने x माना और इसका -1 है ही आपको पता है, और इंटू कर देंगे किससे 6 से, और इंटू को लिख देंगे क्या +4। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x + 6 × -1 = -4। तो ये सेम होगा और इधर जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x = 6 - 6 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा x = +2। तो हमारे पास ये आ गया +2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। तो ये हमें इससे पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, न्यूट्रल एटम या अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल से सराउंडेड घिरा होगा और बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने होंगे, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं।
चलिए वो सब पढ़ी कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड के टाइप्स क्या होते हैं। अब हमारे पास कुछ आगे लिखी जाती है, आगे आता है टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स और उसके डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है, क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और लिगेंड क्या है वो पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम इसमें सब ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब लगभग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है मेरा कोई भी टॉपिक आप लोगों को, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूट्रल एटम और कैटायन टू व्हिच ए डिफरेंट fixed number of ions or group are bonded a definite geometry arrangement. Geometrical arrangement is around it. It is known as the central metal atom or ion. मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा न्यूट्रल या कैटायन हो, ठीक है, जो फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप के साथ बाउंड हो, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी क्या हो, अच्छा हो, फिक्स हो, ठीक है ना, उसके अराउंड, मतलब इस मेटल के अराउंड, मेटल सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, यानी क्या कह सकते हैं, जो डोनर होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और ये एक्सेप्टर है, ये क्या होता है, एसिड होता है। हमने लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप लोगों को पता भी है कि क्या लेविस एसिड और लेविस बेस होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है, और ये क्या होता है, लेविस बेस। अगर हम बात करते हैं अगर लिगेंड की, those atom or molecules or ion in which at least one lone pair of electron are present is called ligand। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मतलब एक एलिमेंट हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जिसके पास एक फ्री लोन पेयर हो, है ना, लोन पेयर हो, प्रेजेंट हो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या कह सकते हैं, लिगेंड कह सकते हैं, और इसे हम कहेंगे लेविस बेस। ये लेविस एसिड है तो ये लेविस बेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है सेंट्रल मेटल एटम और क्या है लिगेंड, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है Fe6, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है, हमें पता चलेगा कि कौन हमारे पास लिगेंड है और कौन है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम बात करते हैं इसकी FeCN6 की, तो Fe को एक बार अलग छोड़ देते हैं और हमारे पास Cn लेते हैं, तो ये हमारे पास Cn है, C और N। हम बात करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास देखो, इसके पास भी मतलब लोन पेयर होता है, और हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास, और एक्चुअली में क्या होता है, ये जो माइनस लगा होता है हम लिखते हैं Cn माइनस, तो हम ये माइनस लिखते हैं, ये माइनस है ना वो N पे नहीं होता है, वो एक्चुअली किस पे होता है, C पे। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्योंकि दो बॉन्ड तो इसने बना दिए और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बढ़ाया, तो इसने N ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया, C को, तो ये C पे आएगा माइनस, ठीक है ना। तो एक लोन पेयर तो इसके पास प्रेजेंट है और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा ये है होता है एमिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि इसके पास फ्री एटम है या सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसीलिए ये लिगेंड है। लेकिन क्या है, हमारे पास Fe है, वो क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है कह सकते हैं। कैसे पता चला कि ये 6Cn है, वो इसके साथ अटैच हो रखे हैं, इसके साथ अटैच हो रखे हैं, इसीलिए क्या है
CN। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके साथ कैसे अटैच हुआ? ये हम आगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल जाता है क्योंकि एक जो CN है वो एक नॉन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ से 6 CN है तो इसको 6 नॉन पेयर डोनेट भेजने, तो हमारे पास पता चल जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हम इसको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कह सकते, ये तो चार्ज है इसका, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड इसके साथ अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, उससे हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल जाएगा। तो ये थोड़े से टॉपिक हैं जो हम आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं।